हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर क्लासेस द करियर मेकर्स। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरी क्लास में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। हाँ जी, आपके सीए फाउंडेशन के कैरिकुलम में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, है ना। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसका ज्ञान आपको मैं देने वाली हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो बच्चों, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपने चूज कर ही लिया है कि आपने ये सीए का कोर्स करना है। इसके लिए आपको 3 पड़ाव पार करने पड़ेंगे। तो पहले पड़ाव का नाम होता है हमारा सीए फाउंडेशन। इसका एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको आपकी रियल लाइफ में काम आने वाला है ना मैम। जैसे जैसे कि आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, आपसे पूछेगा कि हमें हमारे बिजनेस में किस तरीके से काम करना चाहिए, उन्हें एडवाइस देने के लिए आपको जरूरी है कि आपको ज्ञान हो कि बिजनेस में किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स होते हैं, किस तरीके से डिमांड और सप्लाई काम करती है। तो बेसिकली हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि इसके सिलेबस में है क्या और कितने वेटेज रखता है ये हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों 60 मार्क्स का वेटेज रखता है आपका ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक सुना आपने, बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का मतलब 40 मार्क्स आपके कहाँ चले जाते हैं, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बोले तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है और इस इकोनॉमिक्स को हमें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है उसका नॉलेज भी होना चाहिए। इसके लिए आपको दे दिया गया है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, है ना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं इसको। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो बेसिकली दोस्तों 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है आपका कोर्स, है ना। तो पहला चैप्टर बोलता है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बोले तो इकोनॉमिक्स का बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। माइक्रो मैक्रो क्या होता है, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपके 11th 12th में भी, बट थोड़ा डिटेल में डिस्कशन होगा, थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ वार्तालाप होंगे हमारे इस यूनिट के अंतर्गत। फिर बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, आपने ये भी सुना होगा इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हाउ टू मेक, व्हाट टू मेक, फॉर हुम टू मेक, है ना। तो ये चीजें आपको आई होप सुनी सुनी नहीं लग रही हैं और सुनी सुनी ज्यादा लग रही हैं। तो ये चैप्टर के अंतर्गत आपका कंटेंट होने वाला है। चैप्टर 2 वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फेवरेट, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना। डिमांड और प्राइस का संबंध, सप्लाई और प्राइस का संबंध, बहुत ही विचित्र बातें मैं आपको बताने जाऊंगी इस चैप्टर के अंदर जो शायद ये आपको किसी ने बताई हो। यूनिट 1 दैट इज डिमांड, है ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, आपने समझा तो है, बट आपको पता नहीं क्यों इलास्टिसिटी में कंफ्यूजन सा रहता है। बट ट्रस्ट मी, जैसे ही आप मुझसे ये पढ़ लेंगे तो आपको जिंदगी में कोई इसमें डाउट नहीं आ सकता। देन वी हैव थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा आपने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ये है वो, ठीक है। देन वी हैव सप्लाई, क्या होती है, सप्लाई का प्राइस के साथ क्या रिश्ता होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, ये सारी चीजें हम इसकी यूनिट 3 में देखते हैं। मूविंग फॉरवर्ड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, है ना। कोई भी इंसान क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, तो उसे क्या लगता था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते थे, 1 2 3 4, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, याद आ रहा है। उसके बदले में उसे कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती थी जिसे हम बोलते थे फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर पेमेंट। फिर हम अलग अलग तरीके की दोस्तों कॉस्ट पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में हमें फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, संक कॉस्ट, है ना। तो इस तरीके की काफी सारी कॉस्ट के नाम आप नए नए सुनेंगे, पहली पहली बार शायद सुनेंगे, और बड़ा मजा आएगा कि आपको पता चलेगा अच्छा बिजनेस में इस तरीके के भी खर्चे होते हैं जो शायद हमें नहीं पता होते, है ना। देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द 4th चैप्टर विच इज नेम्ड मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, है ना। मतलब बड़े टाइम हो गया यार, सुना ही नहीं है, इज दिस अ फिश मार्केट, इस तरीके से हमारे क्लासरूम में बातें हुआ करती थी, बट अभी वर्चुअल का जमाना चल रहा है दोस्तों, तो यही मार्केट पढ़ लिया जाए। तो बेटा जिस तरीके से फिश मार्केट, क्लोथ मार्केट होता है, उसी तरीके से अलग अलग मार्केट्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, है ना।
तो वो पढ़ेंगे। परफेक्ट, कंपटीशन, इम्परफेक्ट, इसके अंतर्गत कैसे ग्राफ होते हैं, वो बड़े ही जो उलझन वाले ग्राफ लगते हैं उनको कैसे चुटकियों में सुलझाना है वो मैं आपको बताऊंगी। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होती हैं, वो इक्विलिब्रियम प्राइस वगैरह पढ़ते थे ना, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, तो वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत देखेंगे, है ना। प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स में क्या होता है मैम, इसमें हम बेसिकली हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया मैम, कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसमें पढ़ते हैं रेवेन्यू के बारे में, मतलब एक फर्म जो इतना खर्चा करती है तो कमाती कैसे है, कितना कमाती है, क्या होता है टोटल प्रोडक्शन, क्या होता है एवरेज प्रोडक्शन, क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्शन, ये सारी चीजें बेसिकली हम इस यूनिट के अंतर्गत देखने वाले हैं। और अंत में लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज व्हाट, बिजनेस साइकिल्स, है ना। मतलब आपने सुना होगा मार्केट पे मंदी चल रही है, मार्केट में तेजी चल रही है, क्या होता है रिसेशन, क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है बूम, क्या होता है पीक पॉइंट, क्या होता है ट्रफ पॉइंट, क्या होता है डिप्रेशन। तो बेसिकली इन सब की बातें करेंगे बिजनेस साइकिल के अंतर्गत। तो बेसिकली बड़ा सारा ज्ञान आपको मिलने वाला है बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं बोला है, क्या बोला है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस में इकोनॉमिक्स कैसे काम आती है ये आप सीखेंगे। अभी तक आप पढ़ते थे इकोनॉमिक्स, है ना, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी आपने आपके 11th स्टैंडर्ड के अंदर, 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपने आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी, इंडिविजुअल स्टडी, एग्रीगेट स्टडी, है ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। अब आप सीखोगे कि यही इकोनॉमिक्स आपके बिजनेस में कैसे यूज होती है, इस इकोनॉमिक्स को बिजनेस में कैसे अप्लाई करने का है, कौन से पॉइंट पे क्या चीज काम आती है, वो सारी चीजें बेसिकली हम हमारे पूरे सिलेबस के अंतर्गत देखेंगे। तो अगर आपका कोई बिजनेस है या आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, है ना, तो आप अगर अच्छे से ये पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो तो ट्रस्ट मी ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत ज्यादा काम होने वाले हैं और आपका बिजनेस कुछ ही महीनों में बहुत अच्छा ग्रो भी कर सकता है। तो चलिए, क्या आप नहीं है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए एक्साइटेड। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिंदगी में काम ही नहीं आते, बट ये सब्जेक्ट ना 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब्जेक्ट ट्रस्ट मी इतना काम आएगा कि यू गोना थैंक मी इन द एंड। तो चलिए, आर यू एक्साइटेड, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ टू स्टार्ट विथ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन एक्साइटेड है। देखिए ये भी बड़ा एक्साइटेड है, मतलब स्टार्ट करने के लिए। तो मैम हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं, जैसा कि पहला दिन है, थोड़ा ओवरलोड भी ना हो जाए, तो थोड़ा लिटिल लिटिल पढ़ लिया जाए, है ना। तो डोंट वरी, हम बहुत फन तरीके से पढ़ने वाले हैं। द स्टडी गोना बी विद लॉट्स ऑफ फन, और बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी मिलेगा आपको मेरी क्लास में, प्लस कॉन्सेप्ट्स भी एंटरटेनमेंट के साथ समझ में आ जाएंगे। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द चैप्टर 2 विच वाज माय फेवरेट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो हम चैप्टर 2 के साथ स्टार्ट करेंगे दोस्तों, विच इज नेम्ड एज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या होता है डिमांड, क्या होती है सप्लाई, अभी तक सिर्फ सुनते आए थे, अभी बहुत अच्छे से डिटेल में इसको हम समझेंगे कि व्हाट इज लाइक डिमांड, व्हाट इज सप्लाई, व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट डिमांड और सप्लाई। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द टर्म डिमांड। डिमांड क्या होता है, एनीबडी कैन आंसर। अरे बोल दो, मैं तुम्हारी अंतरात्मा भी सुन लूंगी, है ना। तो डिमांड क्या होता है मैम, क्या होता है, सोचो सोचो सोचो, क्या हो सकता है। अच्छा, हमने कोई चीज चाही तो मैम वो डिमांड हो सकती है। मतलब कोई मन में सोच रहा है कि मेरी चाहत है कि मैं वो खरीद लूं, मतलब कि आप बोल रहे हैं कि मेरी डिजायर है कि मैं वो खरीद लूं, तो उसे हम डिमांड बोल दें क्या। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि पापा मुझे बाइक दिला दे, है ना, पापा मुझे बाइक दिला दे, तो हम पापा के पास गए, पापा पापा मेरी बड़ी इच्छा है कि आप मुझे क्या दिला दो, बाइक दिला दो। आप पापा के पास गए, पापा को बोला पापा बाइक बाइक बाइक, पापा ने बोला भाग यहाँ से, पहले सीए कर ले उसके बाद बाइक वाइक, है ना। मतलब ये तो डिमांड पूरी नहीं हुई, है ना। तो मतलब डिजायर डिमांड नहीं है क्या। अरे रुको रुको, ऐसे दिल छोटा मत करो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ डिजायर डिमांड नहीं है मैम, इसमें
और क्या जोड़े, हमारा सीए का रिजल्ट? नहीं बेटा रुको, पापा से हमने कहा कि हमें बाइक दिला दो, पर पापा ने मना कर दिया, मतलब बाइक की डिमांड नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला सिर्फ डिजायर हमारी डिमांड नहीं है, डिजायर के साथ साथ क्या होनी चाहिए, विलिंगनेस। मतलब हमारी इच्छा श्रद्धा भक्ति। भाई पापा की जब इच्छा श्रद्धा भक्ति होगी तो हमें बाइक दिला देंगे, कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, पापा ने बोला सीए का रिजल्ट आ जाए फिर आपको हम बेटा दिला देंगे, है ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि पापा बीच में नहीं दिला सकते। हमने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, हमने हमारे सिलेबस के अंतर्गत AIR ले आए हमारे, है ना, एग्जाम में, तो हमें पापा ने क्या कर दिया, हमें पापा ने बीच में ही बाइक दिला दी, सीए के रिजल्ट के पहले ही। तो डिजायर के बाद दोस्तों होनी चाहिए विलिंगनेस टू पे, है ना, इच्छा श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए पे करने की। तो यहाँ पर पापा की विलिंगनेस बन गई। अच्छा भाई विलिंगनेस तो बन गई, पापा तुझे बहुत मन से दिलाना चाहते थे बाइक, पर हुआ यूं बेटा कि थोड़े कोविड का टाइम आ गया, थोड़े बजट ऐसे हो गए, तो फिर क्या करे? मतलब मैम मतलब कि एबिलिटी भी होनी चाहिए दोस्तों। मैम एबिलिटी की बात मत करना, पैसा बहुत है हमारे पापा के पास। तो कहने का अर्थ कि हमारे जेब में उतना पर्याप्त पैसा होना चाहिए, क्या करने के लिए? अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए। मतलब अगर मैं कहूँ कि सिर्फ डिजायर है, नहीं, प्लस विलिंगनेस भी है। अगर मैं कहूँ डिजायर के साथ हमारी विलिंगनेस है, नहीं, विलिंगनेस के साथ साथ हमारी एबिलिटी भी होना चाहिए। तो ये साथ में मिलके जो बनाती है वो क्या बनाती है? ये बना देती है हमारी डिमांड को पूरा। तो अगर मैं कहूँ कि डिमांड क्या होती है, तो 3 मैजिकल वर्ड्स। तो दोस्तों 3 प्यार के शब्द अगर अपने से कोई पूछे तो अपन कौन से बोलते हैं? आई लव यू? नहीं, आज के बाद 3 मैजिकल वर्ड्स चेंज हो जाने चाहिए। 3 मैजिकल वर्ड्स हैज टू बी डिजायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। आई रिपीट, द 3 मैजिकल वर्ड्स आर डिजायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, है ना। तो सबसे पहले तो डिजायर होनी चाहिए, है ना। पर मैम डिजायर तो बेगर को भी हो सकती है कि मैं आईफोन खरीद लूं, पर उसके पास उतने पैसे हैं क्या कि खरीद ले, है ना। तो नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो डिजायर के साथ साथ दोस्तों एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों साथ में होनी चाहिए। तो आई हाईलाइट फॉर यू गाइस कि यहाँ पर और नहीं लिखा है कि या डिजायर हो या विलिंगनेस हो या एबिलिटी हो, नहीं, all the 3 together are to be there to make this a demand। तो डिमांड मतलब क्या? डिमांड मतलब all the 3 factors। कौन से 3 factors मैम? डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी। तो आपके शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं बना देती हूँ DWA, है ना। DWA is what? डिजायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। तो आई होप इतना समझ में आ गया अपने को कि डिमांड क्या होती है ना। अच्छा तो दोस्तों कभी कभी यूं भी होता है कि हमारे मन में क्या थी? डिजायर भी थी, हमारे मन में विलिंगनेस भी थी, हमारे मन में एबिलिटी भी थी, फिर भी हम कभी कभी कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते। मतलब मैम तो देखिए बच्चों, कुछ फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर्स। कहने का मतलब कि डिमांड है बड़ा सख्त, पर यहाँ ये पिघल गया मैम। मतलब तो बच्चों फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, या इसको ऐसा भी लिखा जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड इज देयर, like there is a desire, there is a willingness, there is an ability to pay, but यहां पर ये चेंज हो गई, यहां पर ये इन्फ्लुएंस हो गई। तो मैम कहां पर? तो देखिए इसके अंतर्गत काफी सारे पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग विद द नंबर 1 पॉइंट विच इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी की प्राइस की वजह से चेंज हो जाती है डिमांड। मैम कैसे? तो देखिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा ये था हमारा सोनू बेटा। ये सोनू बेटा जो है, ये सोनू बेटा अपने पापा से कहता है, पापा
iPhone 12 Pro, ठीक है। अच्छा प्रो नहीं, प्रो मैक्स। तो सोनू बेटा ने कहा कि पापा 12 प्रो मैक्स चाहिए, वो भी 256 GB, है ना। तो आईफोन 12 प्रो मैक्स चाहिए सोनू बेटा को 256 GB का, है ना। तो पापा भी मतलब कोई दिक्कत नहीं, पापा ने बोला कि हाँ बेटा चलो दिला देते हैं। तो सोनू खुश, पापा खुश, तो दोनों जाते हैं फोन खरीदने, है ना। अभी पापा को ना नॉलेज नहीं था कि ये फोन कितने का है ना। पापा ने सोचा होगा चलो 50-60 हजार का फोन, बोलते हैं आईफोन महंगा है, हमारा फोन 10-1 हजार का आ जाता है, तो कितने का होगा आईफोन, 50-60 हजार का होगा, ठीक है बच्चे की खुशी है दिला देते हैं। भाई गए पापा सोनू के साथ आईफोन लेने, तो देखते हैं बाप रे बाप, ये तो 1.25 लाख का फोन है। 1.25 लाख का फोन है भाई, 1.5 लाख का फोन है। ये जो बच्चा 256 डिमांड कर रहा है वो तो 256 GB 1.5 लाख का फोन आ रहा है। बाप रे बाप, ये कैसे होगा। तो पापा ने ये जो मुस्कुराते चेहरे लेकर गए थे, ये थोड़ी ही देर में सोनू के चेहरे कैसे हो गए। मतलब वो होता है ना छन से जो टूटे कोई सपना, तो जग सुना सुना हो गया सोनू का, जब पापा ने बोला ना बेटा ना, ये ना हो पाएगा, मतलब ये तेरी डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते भाई। 1-1.5 लाख का फोन नहीं नहीं नहीं, तू अभी बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर तुझे ले देंगे। तो भाई ये बात हो गई सोनू के साथ। अभी सोनू भी दुखी, पापा भी दुखी, घर जा गए दुखी दुखी, कोई दिक्कत नहीं। तो हुआ क्या, यहाँ पर डिमांड हुई, बट यहाँ जाकर क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। डिमांड तो हुई बट ये क्या हो गई दोस्तों, चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि प्राइस देखी और झटका लग गया सोनू के पापा को। मतलब देयर इज अ फैक्टर विच इज कॉल्ड price of the commodity which influences demand। मतलब price of a commodity can influence your demand। हम भी कई दफा मॉल जाते हैं, कोई टी शर्ट लेनी होती है, हम पसंद करते हैं टी शर्ट, पूरा मॉल छान मारते हैं, आखिर में एक टी शर्ट पसंद आती है, ट्राई करते हैं, बड़ा मजा आ जाता है, और जैसे ही हम बिलिंग काउंटर पे जाते हैं और हम देखते हैं कि ये एक टी शर्ट, ये ओनली एक टी शर्ट है हमारी मात्र 10,000 रुपए की, तो हम वापस से उसको वहीं रख देते हैं और हमारा भी जग सोनू की तरह सूना सूना हो जाता है। होता है कि नहीं। मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यार एक टी शर्ट कौन लेगा 10,000 रुपए की, तो हम रख देते हैं। तो क्या है, क्या आया बीच में, क्या आड़े आई, क्या डिजाइन नहीं पसंद आई टी शर्ट की, मैम बिल्कुल पसंद आई। क्या पैसे नहीं थे जेब में टी शर्ट खरीदने के, वो भी थे, बट 10,000 रुपए थे हमारे पास, बट हमें वर्थ नहीं लगी प्राइस, है ना। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा पंगा होता है कि डिमांड होते हुए भी उसको चेंज कर देती है। मतलब हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्राइस अगर ज्यादा है, प्राइस क्या है दोस्तों, ज्यादा, तो हमारी डिमांड कैसी देखी हमने डिमांड देखी कम। मतलब अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है तो उसकी डिमांड हो जाती है कम। अच्छा, दूसरे ही दिन पता चलता है कि ये जो 1.25 लाख का फोन है जो सोनू लेना चाहता था पर पापा ने मना कर दिया, इस पे भारी डिस्काउंट चल रहा था, वो कोई HDFC का कार्ड लगा के 50% की छूट, है ना। तो ये 1.25 लाख या 1.5 लाख का फोन उसके आधे प्राइस में हो गया। तो क्या हो जाएगा, सोनू भी खुश हो जाएगा और पापा भी खुश हो जाएंगे कि चलो सोनू बेटा को आप दिला देते हैं हम ये फोन। मतलब अगर आपने क्या देखा, प्राइस कम होती है तो डिमांड इसकी ज्यादा होती है। आपकी वही टी शर्ट जो 10,000 में आ रही थी, वहां पर एक ऑफर आ गया और एक जीरो कट गया, मतलब 10,000 की टी शर्ट आपको 1,000 में मात्र मिल रही है। तो ये जो हैप्पीनेस है ना, ये मतलब भाई झलक झलक के आती चेहरे में, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि प्राइस अगर नीचे जाती है तो फिर डिमांड क्या होती है, ऊपर चले जाती है। और इस रिश्ते को हम क्या कहते हैं, याद करो, फ्लैशबैक में जाओ,
डिमांड प्राइस, प्राइस ऊपर, डिमांड नीचे, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर। जब भी इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलता है तो हम इसको कहते हैं दोस्तों इनवर्स रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? तो बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, बादल बनाना मत छोड़ना दोस्तों। तो बादल के अंदर मैं और इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रही हूं जिसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, है ना। तो प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिश्ता देखा आपने वो कैसा रिश्ता देखते हैं आप देखते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। इसी को हम प्यार से नेगेटिव रिलेशनशिप भी बुला देते हैं, है ना। इसी को हम प्यार से क्या बुला देते हैं? नेगेटिव रिलेशनशिप भी। तो ये होता है हमारा पहला फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है हमारी डिमांड को, है ना। तो वो क्या था? प्राइस। प्राइस किसकी? ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी ये एक ऐसी चीज है जो क्या कर देती है दोस्तों? जो इन्फ्लुएंस कर देती है हमारी डिमांड को, और हमारी डिमांड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। मैं यूं नहीं कह रही हूं कि चेंज इन अ पॉजिटिव मैनर, मतलब चेंज ऐसा नहीं होगा कि मतलब हमारी डिमांड नहीं थी और अब हो गई, ऐसा भी हो सकता है और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। आई रिपीट, मतलब हमारी डिमांड थी पर हमारी प्राइस देखकर हमारा मन मर गया, हमने नहीं खरीदना, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस देखी, हम खरीदने तो एक गए थे पर हम दो खरीद लाए। मुद्दा ये है कि प्राइस अगर ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, और प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड ज्यादा होती है। और इसी चीज को हम कहते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जिसका नाम है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी। अब मैम ये रिलेटेड कमोडिटी क्या होता है? तो दोस्तों रिलेटेड कमोडिटी को हम दो तरीके से समझते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड और एक हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। आई रिपीट, पहला गुड क्या बोला मैंने? पहला गुड सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा कहा मैम ने कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो अभी क्या होता है सब्स्टिट्यूट, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री? तो सब्स्टिट्यूट गुड दोस्तों होता है कि तुम नहीं तो कोई और सही। मैम क्या बात कर रही हो? बिल्कुल ठीक बोल रही है मैम। मैम बोल रही है तुम नहीं तो कोई और सही, मतलब दोस्तों चाय नहीं तो कॉफी सही, कहीं और तो नहीं चले गए ना तुम। एग्जाम्पल टी और कॉफी, है ना। एक खिलाड़ी क्या हो जाता है, हमारे क्रिकेट में एक खिलाड़ी को कोई चोट लग जाती है तो उसके बदले में दूसरा खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होता है ना। तो बस वही बात है यहाँ पर भी कि अगर चाय नहीं मिल रही है और हमें कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए तो हम कॉफी पी लेते हैं ना, हम स्प्राइट पीने जाते हैं, हमें नहीं मिली तो हम माउंटेन ड्यू पी लेते हैं ना, हम कोक लेने जाते हैं, हमें नहीं मिली तो हम थम्स अप पी लेते हैं ना। तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों सब्स्टिट्यूट गुड, है ना, यानी कि तुम नहीं तो कोई और सही। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है फिर मैम? तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है हम साथ साथ हैं। मतलब मैम इसका मतलब होता है दोस्तों कार एंड पेट्रोल। तो बताओ क्या हीर के बिना रांझा रह पाया? उसी हिसाब से क्या पेट्रोल के बिना कार रह पाएगी? आप बोलोगे हमारी डीजल कार है, तो दोस्तों डीजल के बिना कार रह पाएगी, है ना। इंक के बिना पेन रह पाएगी, है ना। पापा के बिना मम्मी रह पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं, है ना। तो पॉइंट क्या है कि ये हम साथ साथ है वाला पॉइंट, मतलब ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बजाय सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, तो दोज आर
टी और कॉफी। तो एक एक करके हम इन दोनों को चलिए समझ लेते हैं कि क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, क्या होता है इनके आपस के बीच का रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड की कहानी। तो दोस्तों सब्स्टिट्यूट गुड जैसा कि मैंने कहा टी और कॉफी, तो इनकी प्राइस और डिमांड में हम चेंज देख लेते हैं। प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड। तो यहां पर दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, प्राइस और डिमांड किसकी, चाय की और कॉफी की। ओके मैम, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आपको एग्जाम्पल देती हूं मैं कि यहाँ पर कॉफी की प्राइस क्या है बच्चों, 10 रुपए है और चाय की प्राइस भी 10 रुपए है। ओके मैम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब 10 रुपए चाय की प्राइस थी दोस्तों, तो चाय बिका करती थी 100। चाय कितनी बिका करती थी, 100 यानी कि 100। ठीक है, 100 यूनिट ऑफ चाय बिका करती थी। और जब प्राइस कॉफी की 10 थी तो कॉफी की डिमांड भी 100 हुआ करती थी। ठीक है, मतलब 100 लोग कॉफी पीते थे, 100 लोग चाय पीते थे। प्राइस कितनी थी, 10 रुपए थी। एक दिन क्या हुआ, कॉफी की प्राइस बढ़ के हो गई 20 रुपए। क्या हो गई, कॉफी की प्राइस बढ़ के 20 रुपए हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर 20 रुपए प्राइस होती है, तो उसकी वजह से, और चाय की प्राइस मैम, तो दोस्तों चाय की प्राइस उतनी है अपनी, है ना, 10 रुपए है। तो भाई यहाँ पर क्या हो गया, कॉफी पीने वाले कुछ कम हो गए मैम। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है। रिमेंबर, प्राइस बढ़ी तो उसकी वजह से डिमांड घटी। पर मैम ये 20 लोग गएगा, मतलब इन्होंने कॉफी नहीं पी तो कुछ तो पिया होगा, मतलब पीने वाले को तो पीने का बहाना चाहिए। तो इसने क्या पिया, तो दोस्तों इसने चाय पी। तो यहाँ पर ये जो 100 लोग थे वो क्या हो गए, 120 हो गए। अब हमें देखना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आपने मैम बना दिए हैं 4 कॉलम। आपने क्या बना दिए हैं, 4 कॉलम। तो हम किसका रिश्ता किसके साथ मिलाएं, तो देखो यहाँ पर किसकी प्राइस बढ़ी, इसकी प्राइस बढ़ी, किसकी, कॉफी की। तो प्राइस के बढ़ने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी में जो फर्क पड़ा वो देखना है। मतलब हमको अपने वाले का नहीं देखना है ना, मतलब अपने वाले का मतलब कॉफी की प्राइस की वजह से कॉफी की डिमांड घटी, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अपने घर में क्या आग लग रही हमको नहीं पता, दूसरे के घर में चिंगारी जरूर डालेंगे, है ना। तो दूसरे के घर में बोले तो टी को क्या हो रहा है ये हमें देखना है। तो हमने कहाँ देखना है, इधर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखना है, किसकी वजह से, कॉफी की प्राइस की वजह से। तो यहाँ पर दोस्तों कॉफी की प्राइस है बढ़ी, तो उसकी वजह से टी की डिमांड है बढ़ी। मतलब मैम यहाँ पर तो कैसा दिख रहा है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ी है। यस, ये कहाँ होता है, ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड में, है ना। सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। ये एक एक्सेप्शन है हमारे लॉ ऑफ डिमांड का। मैं आपको ये भी बताऊंगी अभी आगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, बट पहले अपन ये समझ लें कि जहां पर भी हमें ऐसा रिश्ता दिख रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है हमारी ये वाली थ्योरी का, जहां पर हमें इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता था, है ना। तो हमने यहाँ क्या देखा, तो बादल, जैसा कि मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो जहां पर भी पलड़े एक ही तरफ जा रहे हैं तो वहां होता है दोस्तों डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप, है ना। डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव, जैसा कि इनवर्स और नेगेटिव बोलते थे हम, तो यहाँ पर हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। किसमें,
सब्स्टिट्यूट्स गुड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं फटाफट से कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, पहला दिन है, आपको ओवरलोड नहीं करना चाहती, आगे की बातें कहाँ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो देन वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम कार और पेट्रोल का। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी कार, ये हो गई हमारा पेट्रोल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों प्राइस और डिमांड कार की, और यहाँ लिखेंगे हम प्राइस और डिमांड पेट्रोल की। तो हम यहाँ पर कार की प्राइस लिख देते हैं 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपए, 10 रुपए की नहीं है, 10 इन करोड़ लिख देते हैं, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर इन करोड़ 10 करोड़ की कार है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो डिमांड है वो 100 लिख देते हैं, और पेट्रोल भी हमारा 10, यहाँ पर इन रुपीज लिख देते हैं। वाह मैम इतना सस्ता है ना, तो इसकी डिमांड जो है वो 100 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर हमने प्राइस और डिमांड लिख दी। अब क्या होता है, तो हुआ यूं बच्चों कि कार की प्राइस क्या हो गई, ज्यादा हो गई। कार की प्राइस क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो प्राइस के बढ़ने से क्या होता है, डिमांड कम होती है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 90 हो गई डिमांड, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। पेट्रोल की प्राइस सेम है, पेट्रोल की प्राइस सेम है, पर फिर भी पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जब कार ही लोग कम ले रहे हैं तो पेट्रोल भी तो कम लेंगे ना, है ना। अच्छा इसका वाइस वर्सा देखें तो जैसा कि अभी पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, है ना, तो जो अपनी गाड़ियां हैं, अभी बैटरी वाली गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है और पेट्रोल वाली की डिमांड कम हो गई है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर इसकी प्राइस बढ़ी, है ना, किसकी मैम, कार की। उसकी वजह से किसकी डिमांड घटी, पेट्रोल की। हमें क्या देखना है, दूसरे के घर में झांक कर देखना है और फिर रिश्ता बताना है। तो हमने देखा कि प्राइस के बढ़ने से यहाँ दूसरे की डिमांड क्या होती है, घटती है। यहाँ प्राइस बढ़ी है दोस्तों और यहाँ डिमांड घटी है। तो भाई अब आप तो बड़े समझदार हो गए होंगे, मुझे बता सकते हैं कि इस बादल में क्या लिखूं। तो अपने को इस बादल में लिखने का है इनवर्स रिलेशनशिप। क्या लिखने का है हमको, इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिश्ता होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड में, इनवर्स, यानी कि हम इसको नेगेटिव रिलेशन भी बोलते हैं क्या, यस मैम, है ना। तो इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम इधर पे ही समापन करते हैं और हम अगली क्लास में देखेंगे कि और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पिघला देते हैं यार डिमांड को, है ना, यानी कि डिमांड को चेंज कर देते हैं, डिमांड फ्लक्चुएट हो जाती है। तो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस।